Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Edu Sir. आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जो जेड वाली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं, इसका एप्लीकेशन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग दोनों की चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसके बेगर्स मेथड को समझेंगे, उसके बाद इसके एप्लीकेशन पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसे भी होता है कि जहाँ पे बेगर्स मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, प्रॉब्लम को लेंथी करता है, तो वहाँ पे हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल भी करते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मल्टीनोमियल का इस्तेमाल करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बेगर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और जो क्वेश्चन मल्टीनोमियल थ्योरम की हेल्प से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का होगा, उस टाइप के एग्जाम्पल को भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो अब चलिए हम लोग इस बेगर्स मेथड को पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ का हैंड रिटन नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूंगा, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग मेथड को सिर्फ समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल कहता है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स टू 4 बेगर्स सच दैट ईच बेगर इज रिसीविंग नन, वन और मोर। कहना चाह रहा है कि आपके पास 10 कॉइन्स हैं जो कि आइडेंटिकल है, उसको आप 4 बेगर्स में बांट के आइए। किस बेगर्स को कितने सिक्के मिल रहे हैं आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हो सकता है कि किसी बेगर को ना मिले, कुछ भी एक भी सिक्का ना मिला हो, किसी बेगर को सबके सब सिक्के मिल गए हो। नहीं, दैट मीन्स इस तरीके का भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। जैसे कि हमने 10 सिक्के लेकर के यहाँ से निकला, रास्ते में पहला बेगर्स मिला, मुझे लगा कि इनको नहीं देना चाहिए तो हमने उनको एक भी कॉइन नहीं दिया। आगे बढ़ा, दूसरा बेगर्स मिला, मैंने 10 के 10 सिक्के, उनको लगा कि चलो इनको सारे सिक्के दे दिया जाए, तो मैं 10 के 10 सिक्के उनको दे दिया, और बाकी जो दो जो बाकी बेगर्स बच गए उनको भी कुछ नहीं मिला। तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आप कितने तरीके से कर सकते हैं, आप ये बता दीजिए मुझे। नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग एक बेहतर एक तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट हम लोग किसी भी काम करने के लिए एक मेथड की हम लोग खोज में रहते हैं। तो इस काम को भी करने के जितने भी तरीके होंगे उसको मुझे काउंट करने हैं। तो चलिए एक तरीका बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे एक स्मार्टनेस दिखाते हैं। क्या स्मार्टनेस दिखाते हैं भाई, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और कितने बेगर्स हैं, 4। ठीक है, तो एक काम करिए आप, 4 से 1 कम कितना, 3 आइडेंटिकल स्टिक्स को आप इन 10 आइडेंटिकल सिक्कों में मिला दीजिए। आप बोलोगे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप 10 आइडेंटिकल कॉइन्स में 3 आइडेंटिकल स्टिक्स को मिलाए। ऐसे मिलाने के बाद आप एक टेबल पे ऐसे रख दीजिए लाइन में। जब ऐसे आप टेबल पे ऐसे लाइन में रखोगे, आप क्या कर रहे हो, मैथमेटिक्स में आप कर रहे हो कि उस 13 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर रहे हो। ऐसे करके एक बार अगर रखा आपने, तो आपने एक अरेंजमेंट लिखा। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो अरेंजमेंट आया है 13 ऑब्जेक्ट का, ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देगा 10 आइडेंटिकल कॉइन्स का 4 बेगर्स में। कैसे, वो कैसे, चलिए अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने रखा टेबल में ऐसे 10 कॉइन्स थे, ठीक है, और आपने 3 आइडेंटिकल स्टिक्स को उसमें मिलाया है। और द पॉइंट, जब आपने मिलाया 3 आइडेंटिकल स्टिक्स को, बड़े ही स्मार्टेस्ट तरीके से आपने 3 मिलाया, और आपने लाइन में रखा है, सर्कल में नहीं, आपने लाइन में रखा है। जैसे आपने लाइन में रखा तो देखना इस 10 सिक्के को 3 आइडेंटिकल स्टिक्स ने 4 पार्टीशन में बांट दिया है। और हमारे पास बेगर्स कितने थे, 3। ऐसा हमेशा होगा कि अगर आप बेगर से एक कम स्टिक्स को मिलाओगे तो हमेशा उस सिक्के को वो 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लेगा। अब आप क्या करना है, पहले पार्टीशन को उठाइए, B1 को दे दीजिए, दूसरा पार्टीशन को उठाइए B2 को दे दीजिए, तीसरा पार्टीशन को उठाइए B3 को दे दीजिए, चौथा पार्टीशन को उठाइए और B4 को दे दीजिए। देखिए आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास तैयार है। B1 को 2 मिला है, B2 को भी 2 मिला है, B3 को 3 मिला है, और B4 को कितना मिला है, 3। देखिए आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है, और ये क्या था, 13 ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन 13 ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा सा एक और देखते हैं कि अगर हमने अरेंज किया, मान लिया जाए कि पहला स्टिक्स यहाँ पे आ गया, अब भी यहाँ पे 4
पार्टीशन है कि नहीं। लेकिन इस पार्टीशन में एक भी कॉइन्स नहीं है, मतलब B1 को इस बार 0 कॉइन्स हाथ लगा है, एक भी कॉइन्स इसको मिला नहीं है। B2 को कितना मिल गया भाई, इसमें 1 मिल गया। B3 को कितना मिल गया, 3, और B4 को बाकी बचे सिक्के मिल चुके हैं। यहाँ पे B1 खाली रह गया है। ये भी एक अरेंजमेंट है 13 ऑब्जेक्ट का, 13 ऑब्जेक्ट का ये भी एक अरेंजमेंट है, और ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है इन 10 आइडेंटिकल कॉइन्स का और बेगर्स में। एक और समझते हैं, हो सकता था कि हमने अरेंज किया और पहला स्टिक्स यहाँ पे और दूसरा भी इधर आ गया और तीसरा भी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 4 पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है, 4 पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, पहला पार्टीशन B1 को देता हूँ, दूसरा पार्टीशन B2 को देता हूँ, तीसरा पार्टीशन B3 को देता हूँ और चौथा पार्टीशन B4 को देता हूँ। इस पार्टीशन में क्या हुआ, इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ है कि B1, B2, B3 को एक भी सिक्का नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉइन्स हैं ही नहीं। तो इस पार्टीशन में कोई कॉइन्स नहीं है, तो B1 को 0, B2 को 0, B3 को भी 0, सब के सब सिक्के किसको मिल गए हैं, B4 को। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ऐसे में कितना काउंट करते जाऊंगा, एक पैटर्न बनाते हैं, मतलब एक सोचते हैं कि इसका इन 13 ऑब्जेक्ट का जितना इसका हर एक अरेंजमेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 13 ऑब्जेक्ट का मैं जितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ उतना ही नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखें क्या, हम यहाँ पे देखें कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट, corresponding to each arrangement of these 13 object is equals to corresponding to each arrangement of these 13 object we get one distribution पैटर्न, ये हमें मिल रहा है। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 आइडेंटिकल कॉइन्स एंड 3 आइडेंटिकल स्टिक्स। हमने स्टिक्स भी आइडेंटिकल ही मिलाए हैं उसमें। इनका एक अरेंजमेंट मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा था, तो नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट ऑफ दीज 13 ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम लोग कैसे इसको अरेंज कर पाएंगे, अरेंज करने का सिंपल तरीका है, 10 और 3 13 ऑब्जेक्ट था, तो 13 फैक्टोरियल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। 3 एक जैसा था और 10 एक जैसा था, ऐसा हमने लिख दिया। और ये है क्या एक्चुअली, ये है 13C3। इसको हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो 10 और 4 से, 10 सिक्के थे, 4 बेगर्स थे, उसको इस आंसर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। 10 कॉइन थे, 4 बेगर्स थे, उससे एक कम स्टिक हमें मिलाया, C4 - 1। देखिए ये आ चुका है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर हमारा वही रहेगा। चलिए, अगर मान लिया जाए यहाँ पे 10 था, अभी यहाँ पे अगर 15 कॉइन्स हो जाते और बेगर्स हमारे पास हो जाते 6, अब मैं कैसे, अब इसका आंसर क्या आता, क्या फिर से कनेक्ट हो सकता है क्या इसका आंसर इस 15 और 6 से? बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है। कैसे, देखते हैं। 15 कॉइन्स थे, 6 बेगर्स थे, हम लोग क्या करते हैं, एक बेगर से एक कम स्टिक्स को मिलाते हैं। तो 6 बेगर्स था, 5 स्टिक्स को मिलाएंगे, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। और उसी को हम लोग क्या करते थे, अरेंज। तो 20 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल, और यही क्या है आपका 20C5 है। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, 15 कॉइन 6 बेगर्स -1 C6 - 1। देखिए ये भी आंसर आपका है इसमें। दैट मीन्स हमें इससे सीखने को क्या मिला, अब मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ, एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं, नहीं कभी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, मान लीजिए कि अब हम इसको जनरल वे में बात करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, n आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, n आइडेंटिकल्स क्या है, कॉइन्स, और हमारे पास r बेगर्स है। कितना बेगर्स है हमारे पास,
आर बेगर्स है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कितना तरीके से किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कितनों का, n प्लस आर और उससे एक कम स्टिक्स मिलाते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट कितना हुआ, n क्वाइंस और r माइनस 1 बेगर्स, है ना, r माइनस 1 स्टिक्स, बेगर्स नहीं, बेगर्स तो r है, r माइनस 1 स्टिक्स, इतना हुआ ऑब्जेक्ट टोटल। इसको अरेंज करेंगे कैसे, n टोटल फैक्टोरियल n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 एक जैसा था और n एक जैसा था। आप देखिए, आप यही वाला आंसर है, इसको आप ओपन कीजिए, आपको नज़र आएगा कि आप यही वाला लिखे हुए हैं, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा अगर n क्वाइंस है, r बेगर्स है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है और सबके मतलब आइडेंटिकल क्वाइंस है, जो भी क्वाइंस है आइडेंटिकल है, तो मैं उसको कितने तरीके से कर सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। नाउ अब हम लोग एक थ्योरम बना लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन्स इफ ईच पर्सन इज रिसीविंग नन, वन और मोर। वन, नन और मोर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि कोई भी बेगर्स को कितनों भी सिक्के मिल सकते हैं, कोई खाली भी रह सकता है, किसी को सब के सब भी मिल सकता है, दो भी खाली रह सकते हैं, लेकिन सभी के सभी बेगर्स खाली नहीं रह सकते। मतलब मुझे सिक्के बांट के आने हैं, चाहे मैं जिसको दे के आऊँ, बांट के आने हैं, जितने सिक्के हमारे पास हैं सभी के सभी सिक्के को हमें बांट के आने हैं। तो वो जो तरीका है कितना है, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, जो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे ऊपर में दे चुका हूँ। चलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स टू 4 बेगर्स सच दैट ईच बेगर रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन। यहाँ पे एक कंडीशन आपको दे दिया गया है कि आप बांटिए 10 कॉइन्स को 4 बेगर्स में, लेकिन ऐसे बांटना है कि कोई भी बेगर्स खाली ना रहना चाहिए, कम से कम एक सिक्के तो उनको मिलने ही मिलने चाहिए। अच्छा, फिर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 10 सिक्के थे, सबके सब आइडेंटिकल हैं, उनमें से 4 को हमने पिक कर लिया। क्या किया, 4 को हमने पिक कर लिया। कितने तरीके से पिक कर सकते हो भाई, अगर आइडेंटिकल कॉइन्स है हमारे पास, हाँ, जैसे कि आपकी मम्मी ने बोला कि आपके पास 20 संतरे रखे हुए हैं एक कंटेनर में और वो सब के सब आइडेंटिकल हैं, आप 4 उठा के लाओ, कितने तरीके से ला सकते हो आप। ऐसा तो नहीं करोगे कि सभी सबके सब तो आइडेंटिकल हैं, कौन सा उठाना है, ये तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं जाऊंगा कंटेनर में हाथ डालूंगा, 4 के 4 निकाल के एक ही तरीके से मैं अपनी मम्मा को ला के दे दूंगा। एक ही तरीका होगा। ऐसा कब होगा, जब आइडेंटिकल होगा तब। अगर डिफरेंट होगा तो तरीका अलग हो जाएगा। डिफरेंट होगा, तरीका क्यों अलग हो जाएगा, कौन सा 4 आ रहा है अब ये मैटर करने लगेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, तरीका अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन जब आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका होगा 10 में से 4 का पिक करने का। तो पिक किए हमने कितनों को, पिक 4 कॉइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट 1 coin to each, 1 coin to each beggar। हमने क्या किया, 4 कॉइन्स को एक तरीके से पिक किया और एक तरीके से एक एक को हमने दे दिया। मतलब एक कॉइन हमने दे दिया B1 को, एक कॉइन हमने दे दिया B2 को, एक कॉइन हमने दे दिया B3 को और एक कॉइन हमने किसको दे दिया, B4 को। अब सबके पास एक एक आ चुका है। हमारे पास बच कितना गया, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, जो रिमेनिंग बच गया है वो हमारे पास बचा है 10 माइनस 4, दैट मीन 6 कॉइन्स हमारे पास बच गए। अब सबको तो मैं एक एक दे चुका हूँ ना, उसकी रिक्वायरमेंट को मैं पूरा कर चुका हूँ। अब मेरी मर्जी जो बचे हुए सिक्के को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बचे हुए सिक्के थे मैं कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब बेगर्स का पहला थ्योरम लगा देंगे, है ना, अपने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पे अब मैं बचे हुए सिक्कों में क्या लगा दूंगा, बेगर्स मेथड का पहला थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं, 6। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने ये काम एक तरीके से किया है और ये काम मैं जितना तरीके से कर सकता हूँ उतना ही तरीके से मैं 10 कॉइन्स को 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सो दैट कि हर एक बेगर्स को कम से कम एक सिक्के मिले। नहीं, क्योंकि मैं इसको एक तरीके से किया हूँ। तो कितने सिक्के थे, 6, बेगर्स कितने थे, 4।
तो 6 + 4 - 1 C4 - 1, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आता है 9C3। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल उड़ गया, ये आ गया 6 3 फैक्टोरियल, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 8 और 7 या 21, 21 चौक 84। तो हमारा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है 84। देख लेते हैं क्या 84 ही आंसर है क्या? बिल्कुल, हमारा आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है। अब समझे होंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 के जगह, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 होता और 6 होता बेगर्स, ये कॉइन्स होते और ये क्या होते बेगर्स, तो हमारा आंसर क्या होता? हम लोग क्या करते, 15 में से 6 को निकालते, एक एक करके दे देते, बचता कितना 9, 9 + 6 - 1 C, 4th है ना हमारा, हाँ 9 C 6 6 - 1, यही हमारा क्या हो जाता आंसर। मतलब ये क्या है 15 - 1 C 6 - 1, ये 15 क्या था नंबर ऑफ कॉइन्स, 9 6 15 है ना, 9 6 15 - 1 14, 9 6 15 15 - 1 15 - 1 C 6 - 1, मतलब कि जितना हमारे पास क्या था इतना ही कॉइन्स था, कॉइन्स -1 C बेगर्स -1, ये हमारा क्या बन रहा है पैटर्न बन रहा है एक। तो इसको भी मैं एक थ्योरम में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा, इसके तरीके को ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। जब भी एटलीस्ट कुछ बोलेगा पहले निकाल के मैं दे दूँगा, उसके बाद बेगर्स लगा दूँगा, ये तरीका अपनाऊँगा मैं। इस फॉर्मूले का कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं आपको इस फॉर्मूले को बता जरूर देता हूँ। नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग r पर्सन्स इफ ईच रिसीव्स एटलीस्ट 1 कॉइन इज n - 1 C r - 1। ऑब्वियसली n कॉइन्स थे, हमने इनमें से r का पिक कर लिया है ना, r का पिक करने के बाद हमने दे दिया एक एक करके सभी r बेगर्स को। ठीक है, हमने क्या किया कि एक कॉइन निकाला, r कॉइन्स हमने निकाल लिया n में से, और एक दे दिया हमने P1 पर्सन को, एक दे दिया हमने P2 पर्सन को एंड सो ऑन, और एक दे दिया हमने rth पर्सन को, मतलब PR पर्सन को हमने कितना दे दिया, एक एक करके सभी को दे दिया। अब रिमेनिंग जो सिक्का बचा मैं अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दैट मीन्स फर्स्ट थ्योरम ऑफ बेगर्स से, मतलब रिमेनिंग कॉइन कितना बच गया n - r। अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बेगर्स मेथड से, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, n - r हमारे पास कॉइन है, बेगर्स थे r, तो हमने एक उससे कम स्टिक्स ऐड करना है C r - 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आके तैयार है n - 1 C r - 1, यही हमारा ये फॉर्मूला बना है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया, इस्तेमाल हम इसको नहीं के बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये कहता है कि अ सेल्फ कंटेन्स 5 सेपरेट कंपार्टमेंट, एक सेल्फ है उसमें 5 सेपरेट कंपार्टमेंट है। नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल बुक्स कैन बी प्लेस्ड इन दिस कंपार्टमेंट सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी। क्या बोला है कि हमारे पास 5 कंपार्टमेंट है और 12 आइडेंटिकल बुक्स हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 5, एक भी खाली नहीं होना चाहिए, तो मैं 5 बुक निकाल लेता हूँ पहले। नहीं, 5 बुक हमने निकाला, 1 2 3 4 और 5 बुक हमने निकाल लिया। 5 बुक निकालने के बाद फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमने 1 रख दिया, सेकंड कंपार्टमेंट में भी 1 रख दिया, थर्ड कंपार्टमेंट में भी 1 रखा, फोर्थ कंपार्टमेंट में भी हमने 1 डाल दिया, और फिफ्थ कंपार्टमेंट में भी क्या डाल दिया, 1 डाल दिए। रिमेनिंग कितना बचा, अब रिमेनिंग को मैं कैसे भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर चुका हूँ। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 12 - 5, अब कितने रिमेनिंग बच गए, 7। अब मैं इसको किसी भी तरीके से रख सकता हूँ, दैट मीन्स किसी भी तरीके से रख सकता हूँ। इसको मैं एज ए कॉइन कंसिडर करूँगा और कंपार्टमेंट को एज ए मैं बेगर्स कंसिडर करूँगा, नहीं है ना, कंपार्टमेंट को एज ए बेगर्स कंसिडर करता हूँ, और ये जो बचे हुए बुक है इसको मैं एज ए कॉइन्स कंसिडर करता हूँ। मैं 7 कॉइन्स को 5 बेगर्स में जितना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उतना ही तरीका होगा मुझे बुक्स को कंपार्टमेंट में रखने का। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ वेज कितना होगा, तो हमारे पास रिमेनिंग कॉइन्स कितने थे, 7, बेगर्स कितने थे हमारे पास, 5,
11, 7 + 5 -1, C 5 -1, दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ जाता है 7 5 12 -1 11, C 4 11, C 4 हमारा क्या आ जाता है आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका JEE मेंस 2024 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 2 एप्पल्स। क्या बोल दिया यहाँ पे बोला कि आपके पास 21 आइडेंटिकल एप्पल्स है ना। आपको क्या करना है 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट कि हर एक चिल्ड्रन को कम से कम 2 तो मिले। पहले तो रिक्वायरमेंट पूरा कीजिए। हर एक चिल्ड्रन को कितना रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले 2 तो देना ही देना है हर एक चिल्ड्रन को। तो मैं निकालता हूँ 6 एप्पल्स को। 21 आइडेंटिकल एप्पल है, 6 को निकाला एक तरीके से। और हमने क्या किया 2 दे दिया पहले चाइल्ड को, 2 दे दिया हमने दूसरे चाइल्ड को, और 2 हमने किसको दे दिया तीसरे चाइल्ड को। अब जो बचा हुआ जो हमारे पास एप्पल्स है, मेरी मर्जी मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स बेगर्स का पहला मेथड लगा देंगे। मतलब रिमेनिंग कितना बच गया, जो रिमेनिंग बचा है हमारे पास वो रिमेनिंग बचा है 21 - 6 दैट मीन्स 15 नहीं 15 बचा है। तो अब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 15। मैं इसको क्वाइंस कंसिडर करूंगा और 3 को एज ए बेगर्स कंसिडर करूंगा। तो 15 + 3 -1 C4 C3 -1। तो ये आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 3 18 17 C2। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 17 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 फैक्टोरियल। तो 17 16 15 फैक्टोरियल चला गया, ये 8 17 8 36 से दैट मीन्स 136 इज आवर आंसर। और हमारा ऑप्शन नंबर C तैयार रहेगा। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने किया। एक फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टाइप ये भी एक बेगर्स का ही एप्लीकेशन है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 102 वेयर x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैं इसको उससे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ जरा सोचिए। इसको आप एज ए क्वाइंस कंसिडर कीजिए और इन तीनों को एज ए बेगर्स कंसिडर करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए 102 सिक्कों को 3 बेगर्स में बांटा गया है सो दैट कि हर एक बेगर्स को कम से कम एक सिक्का मिले। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट मीन्स एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल टू 1। कम से कम एक सिक्के तो मिलने ही चाहिए। इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखिए। जैसे कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा 2, फिर लिखा मैंने 4 और 2 कितना हो गया 6, और 96 एक डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा 6 4 10 2 12 9 1 10। 102 सिक्कों को हमने बांट दिया। इसमें हमने 102 सिक्कों का 3 बेगर्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हूँ। ये हमारा x के लिए है, ये हमारा y के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है z के लिए। एक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसका एक सॉल्यूशन दे दिया है। इसको जोड़िए देखिए ये कितना आ जाता है 102। मतलब 102 कॉइन्स का 3 बेगर्स में सो दैट कि हर एक बेगर्स को कम से कम एक सिक्के मिले का एक डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दे रहा है। इसका मतलब है कि मैं इस 102 सिक्कों को 3 बेगर्स में जितना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ सो दैट कि हर एक बेगर्स को कम से कम एक सिक्के मिले, उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा। नहीं तो नहीं, चलिए हम लोग इसका 2 मेथड से अलग ही कर सकते हैं। तो मैं पहला मेथड करता हूँ। पहला मेथड तो वही हमारा ईजी सा है। 102 सिक्के थे, मुझे 3 बेगर्स में बांटने हैं, तो और सच दैट कि हर एक बेगर्स को कम से कम एक सिक्के मिले, तो मैं क्या करूँगा 3 निकालूंगा, एक एक करके सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, है ना। पहला बेगर्स को मैं दे दूंगा एक सिक्का, दूसरे बेगर्स को भी 2 1 और तीसरे बेगर्स को भी 1 हमने दे दिया। अब जो बचे सिक्के हैं, रिमेनिंग सिक्का कितना है, रिमेनिंग कॉइन्स जो हमारे पास है 102 - 3 दैट मीन्स ये कितना आ गया 99। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। निकाल लेता हूँ कितना होगा 99 n प्लस ये कॉइन्स, बेगर्स कितने हैं 3 n + r - 1 c r - 1। तो C3 - 1 दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया 102 101 C2। यही हमारा क्या होगा आंसर। एक तरीका और भी है, देसी तरीका, उसको भी आप अपना सकते हैं।
तो उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 102, और क्या क्या दे रखा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और z भी कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको 1 को इधर ले आता हूँ, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस यहाँ भी 1 को मैं ले आया इधर, और इधर भी हमने 1 को इधर ले आया। ठीक है, अब मैं x माइनस 1 को कैपिटल X बोल रहा हूँ, कैपिटल Y बोल रहा हूँ मैं y माइनस 1 को, और कैपिटल Z बोल रहा हूँ मैं z माइनस 1 को। तो x हमारे पास कितना आ गया, कैपिटल X प्लस 1, स्मॉल y कितना आ गया, कैपिटल Y प्लस 1, और स्मॉल z हमारे पास कितना आ चुका है, कैपिटल Z प्लस 1। और अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में रख देता हूँ उसको। तो कैपिटल X प्लस 1, कैपिटल Y प्लस 1, कैपिटल Z प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना, 102। और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल Y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कैपिटल Z भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 99। मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूँ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लूँ तो इसका अपने आप आ जाएगा। नहीं, तो ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ बेगर्स तीनों, और सो दैट कि हर एक बेगर्स को नन वन और मोर कॉइन्स मिले, मतलब x y z क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे डायरेक्ट में बेगर्स लगा देता हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम होगा, क्योंकि मैं इसी से इसको बनाया हूँ अपने तरीके से। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बेगर्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 99, बेगर्स 3 है, -1 C3 -1, दैट मीन्स यहाँ भी आपका आंसर आकर के तैयार है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, 101 C2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए, इस मेथड से भी हमने किया। अब आपका एक और एग्जांपल जेड वाली मैथ्स 2023 का। चलिए, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को। ये कहता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 21, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है, इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं फर्स्ट मेथड से करता हूँ। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 21, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और z ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 4। आप ज़रा सोचिए, ये इसको एज ए क्वाइंट्स, इन तीनों को एज ए बेगर्स कंसिडर करते हैं। 21 सिक्कों को मुझे 3 बेगर्स में बांटने हैं। इस तरीके से बांटने हैं कि x को कम से कम 1 क्वाइंट्स मिले, y को कम से कम 3 और z को कम से कम 4। मैं जितने तरीके से ये काम कर सकता हूँ उतना ही इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। देख सकते हो आप, एक सॉल्यूशन लिख के एक डिस्ट्रीब्यूशन लिख के देखिए, उसका इसका एक सॉल्यूशन ही आएगा। जैसे कि हमने x को 2 दे दिया, y को 4 दे दिया, 4 तो 6 और 15 हमने दे दिया z को। 3 बेगर्स थे, ये x के लिए, ये y के लिए, और ये कितने के लिए है, z के लिए। 4 तो 6, 15 6 21। देखिए, इन सभी कंडीशन को होल्ड कर रखा है, और इनको जोड़ने के बाद देखिए वो कितना आता है, वो 21 ही आता है। मतलब एक 21 कॉइन्स का 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट कि x को 1 मिले, y को 3 मिले, z को 4 मिले। इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन देता है। नहीं तो मैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काउंट कर लूँगा तो अपने आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 21 था, 21 में से मैं 4 3 7 1 8 को निकाल लेता हूँ। 8 को निकालने का कितना तरीका, एक ही तरीका होगा, क्योंकि 21 आइडेंटिकल थे। मैं क्या करूँगा, 1 को पकड़ूंगा, x को दे दूँगा। 1 कॉइन्स को पकड़ा, x को दे दिया, 3 कॉइन्स को पकड़ा, y को दे दिया, और 4 कॉइन्स को पकड़ा, हमने z को दे दिया। रिक्वायरमेंट पूरा। अब जो रिमेनिंग कॉइन्स बच गया, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कॉइन जो हमारे पास बचा है वो बचा है 21 माइनस 8, दैट मीन्स कितना, 30। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, यही डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने तरीके से कर सकता हूँ, 13 प्लस 3 बिगर्स थे, -1 C3 -1, दैट मीन्स 13 3 16, 16 -1 15 C2। इसको मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा। कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ इसको तो 15 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल तो चला गया, ये 7 और ये 15 7 कितना होगा, 105। यही हमारा क्या होगा आंसर, और आंसर भी हमारा वही है
देख सकते हो आप। चलिए मेथड 2 भी बहुत इजी, मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे क्या था, अब x था ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैं 1 को उधर लेके चला गया, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। 3 को भी उधर लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैपिटल x को x माइनस 1 मान लीजिए, कैपिटल y को आप y माइनस 3 मान लीजिए और कैपिटल z को आप मान लीजिए z माइनस 4। स्मॉल x की वैल्यू x कैपिटल x प्लस 1, स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल y प्लस 3 और स्मॉल z की वैल्यू आ गया आपके पास कैपिटल z प्लस 4। इसको आप इक्वेशन में रख दीजिए, x प्लस 1 y प्लस 3 और z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 102। 102 ही थे, नहीं 21 थे, 21। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू कितना 13, और यहाँ पे कैपिटल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो इस गिवन इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 13 क्वाइंस 3 बेगर्स, सो दैट कि हर एक बेगर्स को नन 1 और मोर क्वाइन मिले। तो बेगर्स सीधा सीधा लगा देंगे, 13 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, यही आपका आंसर आ चुका है 15 C2, जिसको हमने अभी देखा है कि कितना है 105। यही हमारे क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन JEE मेंस 2022 का। ये एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है किसका, बेगर्स मेथड का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कि यहाँ पे आंसर विजिबल है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ वेज 16 identical cubes of which 11 are blue and rest are red can be placed in a row so that between any two red cubes there should be at least 2 blue cubes। क्या बोला है इसने, बोला कि हमारे पास 16 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, उनमें से 11 क्या है ब्लू है और 5 क्या है रेड है। रेस्ट रेड है, मतलब रेस्ट तो 5 ही बचे, 5 रेड है। इसको एक रो में प्लेस करना है, नहीं, और ऐसे प्लेस करना है कि किसी भी 2 रेड के बीच में कम से कम 2 ब्लू क्यूब्स तो आना ही चाहिए। नहीं तो ये प्लेस, ये अरेंजमेंट मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, आप ये बताइए मुझे। किस पर कंडीशन है, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। जिस पे कंडीशन होता है उसको पहले प्लेस कीजिए। किस पर कंडीशन है, रेड क्यूब्स के ऊपर कंडीशन है कि किसी भी 2 रेड के बीच में 2 ब्लू तो आना ही चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले रेड को हमने प्लेस कर लिया प्लेस। अब देखते हैं, जैसे मैंने लाइन में प्लेस किया इसको, तो देखना 5 क्यूब्स ने 6 गैप्स क्रिएट किए। कितना क्रिएट किए, 6 गैप्स में ही तो मुझे डालने हैं। तो रेड के गैप्स में एटलीस्ट 2 ब्लू क्यूब्स तो मुझे डालने हैं। तो देखा हमने कि कितना गैप्स की क्रिएट हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 गैप्स अगर क्रिएट हुए ना, तो मैं इस गैप्स को, मैं यहाँ पे इस गैप्स में किसको रखूँगा, ब्लू क्यूब्स को। रेड तो मैं पहले ही रख चुका हूँ, ब्लू क्यूब्स को मैं जितने तरीके से रख सकता हूँ उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उतना ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं यहाँ पे जो पहले रेड क्यूब्स के पहले जितने भी ब्लू क्यूब्स आएंगे, उस नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स को हमने x1 नाम दिया है। पहले और दूसरे रेड क्यूब्स के बीच में जितने भी नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स आएंगे उसको मैंने x2 नाम दिया है। यहाँ पर वाले को मैं x3, ये वाला x4, इसको मैंने x5 और इसको मैंने क्या नाम दिया है, x6 नेम इसको हमने दे दिया। ये सब क्या है, नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स ये है xi हमारा। ये जो x1 x2 x3 क्या है, नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स है। ये वाला है पहले ब्लू क्यूब्स के पहले वाला, ये पहले और दूसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में, तीसरे चौथे के बीच में, चौथे पाँचवें के बीच में, और ये 5वें के बाद वाला। जितने भी नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स आएंगे मैंने उसको डिनोट किया है। अब आप सोचिए, अगर मैं इनको एक इक्वेशन बनाता हूँ मैं, क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और प्लस x6 ये किसके बराबर होना चाहिए, रेड ब्लू क्यूब्स मैं रख रहा हूँ। तो टोटल ब्लू क्यूब्स कितने हैं, 11, तो ये कितना आएंगे 11। ठीक है, अब ये कि कम से कम दो रेड के बीच में 2 ब्लू आने चाहिए एटलीस्ट। तो देखो 2 रेड के बीच में कौन है, x2, 2 रेड के बीच में कौन है, x3, x4, x5, इधर तो है ही नहीं,
मतलब ये एक रेड ब्लू के बाद है, ये एक रेड ब्लू के पहले वाला, एक रेड क्यूब्स के पहले वाला, एक रेड क्यूब्स के बाद वाला है। तो ये जो है ना x2 x3 x2 x3 x4 x5 ये कितना होना चाहिए, ये मिनिमम 2 होना चाहिए। x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x1 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और x6 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। इसका एक सॉल्यूशन लिखिए, देखो आपको इन 16 क्यूब्स का एक अरेंजमेंट दे देगा, एक प्लेस्ड दे देगा। नहीं, इसका एक सॉल्यूशन लिख के देखिए, जैसे कि हमने x1 को मान लिया 1, x2 को मान लिया 3, ठीक है, x2 को हमने मान लिया, x3 को मान लिया 2 और x4 को हमने मान लिया 2 और x5 को हमने मान लिया 2। कितना हो गया, 3 1 4 2 6, 6 और 2 8, 8 2 10 और x6 को हमने कितना मान लिया 1। देखिए इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं, इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो x1 0 है, 0 से बड़ा 1 रखा है हमने, 2 से बड़ा 3 रखा है, इसको हमने 2 2 रखा है, तो 3 1 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। इन सभी को ऐड किए तो 11 और इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ना, ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन दिया क्या, ये सॉल्यूशन दिया कि x1 1 हो सकता है। दैट मीन्स पहले रेड क्यूब्स के बीच में, पहले रेड क्यूब्स के पहले कितने ब्लू क्यूब्स हैं, 1। पहले और दूसरे रेड क्यूब्स के बीच में कितने ब्लू क्यूब्स हैं, 3। यहाँ पे कितने हैं, 2, इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1। देखिए इसका एक अरेंजमेंट 16 ऑब्जेक्ट का 16 क्यूब्स का दे दिया है हमारा, इसका एक सॉल्यूशन। तो क्या समझ में आया कि इसका जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उतना ही नंबर ऑफ इसका क्या होगा, प्लेसमेंट होगा, प्लेस होगा, अरेंजमेंट होगा 16 क्यूब्स का। नहीं तो मैं इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 11 में से कितनों को निकाल लूँगा, मैं कितनों को निकालूंगा मैं, 11 में से आप निकाल लीजिए कितने कॉइन्स को, 2 2 4 2 6 2 8। 8 जब निकाल लिए तो रिमेनिंग कितना बच गया, कम है जगह तो मैं कम ही लिख रहा हूँ। रिमेनिंग कितना हुआ, 11 माइनस 8, कितने बच गए 3। देयरफॉर आंसर कितना होगा, अब इस जो रिमेनिंग कॉइन्स है मैं इस पर क्या लगा दूंगा, बेगर्स लगा दूंगा। तो इसको बेगर्स, ये हमारे कॉइन्स, नंबर ऑफ बेगर्स कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लेसमेंट तैयार हो जाएगा। चलिए तो कितना हमारे पास है, 3 + 6 - 1 C, 6 - 1, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 6 3 9 8 C 5। 8 C 5 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, जगह कम है। तो 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 8 7 6, 5 फैक्टोरियल चला गया और ये 3 फैक्टोरियल तो 6 ही होता है, ये से ये भी चला गया, 8 7 जा कितना आ गया 56। यही हमारा क्या है आंसर, देखिए 56 हमारा आंसर तैयार है यहाँ। चलिए लास्ट नॉट द लिस्ट पहला लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो लेक्चर का करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स को लेकर के आएंगे। ये बेसिक एग्जांपल सा था, कुछ और हम लोग एग्जांपल के लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉलोइंग इक्वेशन। इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे क्या है, x + y + z < 30। इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x > 0 हो सकता है, y > 0 हो सकता है, z > 0 हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ। नहीं, अब देखिए अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है ना तो हमेशा इसको बोलिए नंबर ऑफ कॉइन्स। ये क्या है, कॉइन्स, और ये हमारे पास क्या होगा, बेगर्स। इस बार क्या हो रहा है, इस बार हो रहा है कि 30 या 30 से कम सिक्के को बांटना है। 30 नहीं, 30 से कम सिक्कों को 3 बेगर्स में बांटना है। तो आप कितने तरीके से बांट सकते हो, बोलिएगा 30 से कम बांटना है तो कितना बांटूँ, मेरी मर्जी, मैं 29 बांटूँ, मेरी मर्जी, मैं एक भी ना बांटूँ, मेरी मर्जी, मैं 10 बांट दिया, 20 रख लिया। नहीं, तो 30 से कम सिक्के को बांटना है तो 29.5 तो नहीं बांटोगे ना, कितने बांटोगे, 30 से कम तो 29 ही होते हैं भाई इंटीजर। तो दैट मीन्स क्या करोगे, 29 या 29 से कम सिक्कों को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 बेगर्स में। यहाँ पे एक चालाकी करिए, यहाँ पे एक चालाकी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, 3 बेगर्स तो था ही ना, मैं एक बेगर्स अपने पॉकेट को रख लेता हूँ, क्योंकि जो मैं नहीं बांटने का मन किया मैं अपने पॉकेट में डाल लूँगा।
चौथा बेगर्स हमारा क्या होगा, पॉकेट। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस हमारा पॉकेट, इन सभी को मिला देने के बाद कितना कॉइन्स होने चाहिए, 29 सिक्के मुझे बांट देना है इन 4 बेगर्स में। अगर मेरे पॉकेट में 1 है, इसका मतलब है कि मैं 28 सिक्के को इन 3 बेगर्स में बांट चुका हूँ। अगर हमारे पॉकेट में 3 है तो मैं 26 सिक्के इन 3 बेगर्स में बांट चुका हूँ। अगर हमारे पॉकेट में सभी के सभी सिक्के बचे हुए हैं, इसका मतलब है कि मैं एक भी सिक्के इनमें से मैं बांटा नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब 29 या फिर 29 से कम सिक्कों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था तो मेरी मर्जी था, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता, मैं नहीं भी करता। ठीक है, तो इतना जितना इसका जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उतना ही इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उतना ही इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। कितने हमारे पास है, सभी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉकेट में भी कुछ नहीं रह सकता। अगर मैं 29 के 29 सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पॉकेट में एक भी कॉइन्स हमारे पास बचा नहीं होगा। चलिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 29 कॉइन्स, हमारे पास बेगर्स कितना 4 -1 C4 -1, तो कितना हो गया 33 -1 32 C3। यही हमारा क्या आना चाहिए आंसर, और यही आंसर है हमारा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम लोग इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।